हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। I want to give a personal message to the people of India. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement on any plan that will preserve the unity of India. And the only alternative is partition. The exact split will be left to the Boundary Commission. The whole plan may not be perfect, but like all plans, its success will depend on the spirit of goodwill with which it is carried out. विभाजन की घोषणा जब तक नहीं हुई, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। लेकिन जैसे ही 3 जून को वायसराय माउंटबेटन ने अलग पाकिस्तान को मंजूरी देकर भारत के विभाजन की घोषणा कर दी, संविधान सभा के मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि न केवल संविधान सभा की बैठकों में आने लगे, बल्कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति कैसी होगी और विशेष रूप से मुस्लिमों की, इस बात पर संविधान सभा को निर्देशित करने लगे। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों का भारत की संविधान सभा की बैठकों में शामिल होना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि संविधान सभा के भारतीय प्रतिनिधियों ने इस पर कोई एतराज नहीं जताया। मुस्लिम लीग की उस समय की लीडरशिप का मानना था कि लीग के प्रतिनिधि संविधान सभा में इसलिए बने रहे क्योंकि विभाजन के बाद बनने वाली 2 अलग-अलग संविधान सभाओं में से एक पाकिस्तान के लिए थी और लीग को उम्मीद थी कि वो संविधान सभा में रहकर ही इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन सच तो ये है कि भारत के लिए गठित संविधान सभा में लीग ने अपनी भागीदारी इसलिए जारी रखी जिससे वो भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में प्रावधान करा सके। मुस्लिम लीग के 99 मेंबर मुस्लिम लीग से 93 या 99 थे, तो उन्होंने, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन 90 से ऊपर थे। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए जो पहली बैठक होती है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नहीं है, वो एक्सेप्ट मुस्लिम लीग है। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हुई और ये विरोध करते रहे, सरकार में रहते हुए विरोध करते रहे और माउंटबेटन ने जैसे ही जून में, ये 3 जून प्लान जो हम कहते हैं, 3 जून 1947 को घोषणा करी कि भाई हम पार्टीशन थ्योरी स्वीकार करते हैं, क्योंकि अब पानी बहुत बह चुका था। इटली भी समझ चुके थे कि भारत पर शासन या किसी भी कंट्री पर शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूएनओ उधर एक तरफ टाइट है, यूएनओ लगातार वो टाइट था और वो स्पेस नहीं दे रहा था कि किसी भी तरह से किसी कंट्री में घुसा जाए। तो उनको भी समझ में आ गया था कि इसमें घुसा नहीं जा सकता। तो माउंटबेटन ने 2 नेशन थ्योरी स्वीकार कर ली। 2 नेशन थ्योरी जिस दिन आई, उसके बाद की बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए। ये वही हुआ कि हम जब सरकार बनी तो जिन्ना ने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, उसने डायरेक्ट एक्शन ले लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, फिर उसने कहा आप शामिल हो सकते हैं, लूज फेडरेशन है, हम कर लेंगे। वैसे ही जो सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों ने भी यही किया कि हमें संविधान नहीं, पाकिस्तान चाहिए, और जिस दिन पार्टीशन थ्योरी आ गई उस दिन वो उसमें आ गए। और मजे की बात यह है कि एक बड़ी संख्या पूरे संविधान बनाने की प्रक्रिया में शामिल रही। जो कह रहे थे हमें सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, संविधान नहीं चाहिए, वो लोग
संविधान बनाने की प्रक्रिया में शामिल रहे। और मजे की बात यह है कि अपना अपना रोल यहां प्ले करने के बाद धीरे से पाकिस्तान चले गए। यह भी भारत में हुआ है। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और पाकिस्तान का निर्माण भी इस्लामिक धर्म के नाम पर हुआ था, और धर्म के नाम पर ही हुए थे देश भर में सांप्रदायिक दंगे, जिसमें लाखों हिंदुओं और सिखों की जान गई। लाखों ने अपना घर-बार गंवाया। लेकिन कांग्रेस ने भारत में मुस्लिमों के अधिकार तय करने के लिए बाकायदा एक प्रस्ताव पास कर दिया। कांग्रेस द्वारा उस समय पास किए गए इसी प्रस्ताव के कारण संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समान नागरिक संहिता को संविधान का अंग नहीं बना पाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हमने, जब पाकिस्तान बन गया, फाइनली स्वीकार हो गया, तो हमने वो सारे सदस्य बाहर करने चाहिए थे। हमने वो बाहर नहीं किए सारे, उनमें से कुछ रुक गए। और वो ये जो आर्टिकल 25 से 30 अब देखते हैं, ये उनकी देन है कि वो उसमें रुके रहे। और फिर वो उन्होंने कहा कि साहब हम माइनॉरिटी इशू है, भारत में माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को आपको सेव करना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं। और उन्होंने वो छद्दम प्रलोभन सरकार को दिया कि सरकार को उस समय कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास कर लिया। कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया और कांग्रेस ने कहा कि भाई सारे मुसलमान तो पाकिस्तान नहीं मांग रहे थे, हमारे साथ भी कुछ थे, इसलिए सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना उचित नहीं होगा। ये कांग्रेस का रेजोल्यूशन, और हम उनकी सुरक्षा संरक्षा करेंगे। तो वो रोक लिए गए, वो रुक गए क्योंकि ऑप्शन आपने दे दिया। सही बात तो यह है कि पार्टीशन थ्योरी आई तो ज्योग्राफी पूरी, डेमोग्राफी पूरी चेंज होनी है। लेकिन कांग्रेस को इन लोगों ने, जो पाकिस्तान मांग रहे थे, संविधान नहीं मांग रहे थे, इन लोगों ने कांग्रेस को कन्विंस कर लिया। और उस समय कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास कर लिया और उस रेजोल्यूशन से उसने ये तय कर लिया कि सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं मांग रहे थे, कुछ राष्ट्रवादी भी हैं जो हिंदुस्तान मांग रहे हैं, इसलिए उनको रहने का स्पेस हमें देना होगा, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है सरकार की। अब जैसे ही रेजोल्यूशन पास हुआ तो फिर सीधी सी बात है कि वो लोग ये कहेंगे भाई हमें रोका है तो हम माइनॉरिटी हैं, हम माइनॉरिटी हैं तो मुझे अधिकार भी देने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहां रहेंगे कैसे मेजोरिटी में? या तो हम पाकिस्तान चले गए होते, नहीं तो हम यहां कैसे रहेंगे? हम यहां रहेंगे तो फिर हमें संरक्षण दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम संरक्षण देते चले गए। और मजे की बात यह है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नहीं बना पाए। इस हद तक हमको माइनॉरिटी को संरक्षण देना पड़ा उस समय। मतलब सरकार ने उस समय इस हद तक संरक्षण दिया कि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये फंडामेंटल राइट्स में हो। इक्वलिटी अमंग्स द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है एक लॉ में सबके साथ इक्वलिटी। फिर ये कैसे अलग हो जाएगा? तो वो चाहते थे फंडामेंटल राइट में आए। लेकिन भाई इस हद तक उस समय संरक्षण दिया जा रहा था कि फाइनली डॉक्टर अंबेडकर को भी एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डाल दें, आर्टिकल 44। ये ही नहीं, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कश्मीर के लिए धारा 370 बनाने के भी विरोधी थे। उन्होंने स्वयं इस पर बयान दिया था। उनके साथ साथ तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल भी धारा 370 को देश के लिए विभाजनकारी धारा मानते थे। लेकिन न चाहते हुए भी सरदार पटेल को कश्मीर में धारा 370 लागू करने के प्रावधान को स्वीकार करना पड़ा। कुल मिलाकर ये डॉक्टर अंबेडकर थे जिन्होंने पूरे कई एक संविधानों की जगह एक संविधान बनाकर रखा, जिसकी वजह से आज हम यूनिटरी भारत को देख पा रहे हैं। अन्यथा पटेल का योगदान और डॉक्टर अंबेडकर का योगदान बराबर है, किसी हालत में कम नहीं कहा जा सकता। और दोनों की जुगलबंदी ने ही भारत को आज अक्षुण्ण बनाकर रखा है। एक स्टेट में गड़बड़ हो गई थी जम्मू कश्मीर में, उसको हमने 75-70 साल भोगा है। अगर इन सब स्टेटों में ऐसा होता तो क्या होता आप सोचिए। ये डॉक्टर अंबेडकर थे, उसमें भी डॉक्टर अंबेडकर की चली नहीं, क्योंकि जब आर्टिकल 306 कैपिटल ए रखा गया अक्टूबर 1949 को, तो यह था कि डॉक्टर अंबेडकर को रखना। डॉक्टर अंबेडकर ने मना कर दिया। उनका भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, हम एक संविधान बना रहे हैं भारत में। 10 अक्टूबर को यह घटना हुई, 17 अक्टूबर को
17 अक्टूबर 1949 को रखा जा रहा है। तो 10 अक्टूबर को वो कहते हैं हम एक फंडामेंटल राइट बनाएंगे, 17 अक्टूबर को आप अलग से फिर से लेकर, क्योंकि 10 अक्टूबर को योजना फेल हो गई ना, 10 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर के अलग संविधान होने की योजना ही फेल हो गई, तो 17 अक्टूबर को ये फिर ले आए। अब डॉक्टर अंबेडकर जो सारे संविधानों को एक संविधान बना रहे हैं, उनसे ये कहा जाए कि एक राज्य के लिए रख दो, तो डॉक्टर अंबेडकर ने मना कर दिया। लेकिन भाई डॉक्टर अंबेडकर अकेले तो थे नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी थी, तो फिर अयंगार ने रखा वो, और अयंगार ने उसको रखा। मिनिमम बहस के बाद वो पास हो गया, और वो नासूर की तरह भारत में इतने वर्षों तक चला। अगर सभी में हुआ होता तो क्या होता। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं, रियासतों में बटे देश को एक करने की और देश को गणतंत्र बनाने के लिए संविधान के निर्माण की। अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही कार्य बड़े सक्षम हाथों में थे, सरदार पटेल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। माउंटबेटन ने जो प्रस्ताव भारत की स्वतंत्रता को लेकर जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, उसमें एक प्रावधान ये था कि भारत के 565 रजवाड़े भारत या पाकिस्तान में किसी एक में विलय को चुनेंगे और चाहें तो दोनों के साथ न जाकर अपने को स्वतंत्र भी रख सकेंगे। इन 565 रजवाड़ों में से अधिकांश प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा थे, जिनमें से भारत के हिस्से में आए रजवाड़ों ने एक एक करके विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, या यूं कह सकते हैं कि सरदार पटेल ने हस्ताक्षर करवा लिए। बचे रह गए थे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल। जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर चुका था, तो कश्मीर स्वतंत्र बने रहने की। जूनागढ़, कश्मीर तथा हैदराबाद तीनों राज्यों को सेना की मदद से विलय करवाया गया, किंतु भोपाल में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। 25 जुलाई सन 1947 को एक बैठक ली माउंटबेटन ने, 25 जुलाई 1947, यानी कि अभी 15 अगस्त दूर है, और उसने प्रिंसली स्टेट्स का चैम्बर हुआ करता था, चैम्बर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को बुलाकर बात करी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जा चुकी थी पटेल के पास, और पटेल का पत्र ही पढ़ना था गवर्नर जनरल को, क्योंकि इंतरिम सरकार हम बना चुके हैं, इंतरिम सरकार बना चुके हैं, तो गवर्नर जनरल अब फुल फ्लैश नहीं खेल सकता, अब तो उसको हमारे साथ करना पड़ेगा। तो पटेल ने क्या किया कि जो माउंटबेटन ने प्लान पढ़ा एक्सेशन का, उसमें उन्होंने ये क्लॉज डलवा दिया, ऑल प्रिंसली स्टेट्स टू एक्सीड ईदर इन इंडिया और इन पाकिस्तान सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ये एक लाइन डाल दी, यानी कि सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत या पाकिस्तान में से एक के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन याद रखना है कि बाउंड्री लगनी चाहिए। तो हैदराबाद, भोपाल, ये सब मुंह धोए बैठे थे कि हम जाएंगे पाकिस्तान। अब इससे पहले एक और घटना हो गई, वो ये हो गई, घटना से मतलब एक स्टेज आई, वो ये आई कि भाई ये प्रिंसली स्टेट तय कैसे करेंगे। तो जिन्ना और कांग्रेस, इन दोनों के बीच की बात है। कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया और कांग्रेस ने कहा कि नाउ द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट विल डिसाइड, लोग तय करेंगे कि उनको किसके साथ जाना है। यह हमारा ओरिजिनल प्रस्ताव था। जिन्ना ने उसको माना नहीं, उसने कहा ना द रूलर विल डिसाइड। अब दोनों के बीच में हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने मान लिया कि रूलर विल डिसाइड, और उसके पीछे का कारण उसका यह था कि उसको लग रहा था कि 650 में से 100 में मुसलमान बैठे हैं, या थोड़े कम ज्यादा, तो ये मुसलमान जो हैं भारत के अंदर ये पाकिस्तान हो जाएंगे, तो हमको 2 पाकिस्तान मिलेंगे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और हिंदुस्तान के अंदर 100 पाकिस्तान। और इस पॉलिसी से हम हिंदुस्तान को फिर से कब्जा कर लेंगे। इधर सरदार पटेल 565 रियासतों को भारत में मिलाने का भागीरथी प्रयास कर रहे थे, और उधर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान समिति की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नापसंदगी के बावजूद बाबा साहब को
ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो भारत के संविधान का मसौदा तैयार कर सके। आखिरकार B.R. अम्बेडकर साहब को बुलाया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष अम्बेडकर साहब को बनाया गया। उनके नाम का प्रस्ताव स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री ने रखा। ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो कोई सिंगल कमेटी नहीं, 7 सदस्यों की कमेटी है। उन कमेटी ने अपना चेयरमैन चुना, तो डॉक्टर अंबेडकर उनके चेयरमैन बने। ये घटना है मेरे ख्याल से जहां तक अक्टूबर की। तो फिर उसमें करना शुरू किया। हाँ, ये जरूर है कि डॉक्टर अंबेडकर को ये लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर प्योर राष्ट्रवादी दिखते थे। और डॉक्टर अंबेडकर को अगर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़ेंगे ना, तो वो केवल कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, मुस्लिम लीग से नहीं लड़ रहे, मुसलमानों से नहीं लड़ रहे, वो अपने अंदर भी जो हमारे यहाँ तमाम तरह के लोग हैं जो संविधान को बड़े बड़े दूसरे स्ट्रक्चर में ले जाना, उन सबसे लड़ रहे हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का अगर नवंबर 1949 का स्टेटमेंट पढ़ेंगे आखिरी दिन का, तो वो बताते हैं कि ये नाखुश हैं, ये नाखुश हैं, ये नाखुश हैं, ये क्यों नाखुश हैं, ये भी बताते हैं कि ये कैसा संविधान बनाना चाहते जो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को ये लोग शुरू से पसंद नहीं करते थे। एक तो तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति, बड़ा लर्नड व्यक्ति, और फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की और राष्ट्र की समस्याओं को समाधान करने की प्रवृत्ति हो, क्योंकि वो तो देश में जो तमाम अस्पृश्यता और ये चल रहा था उसका विरोध कर रहे थे ना, उसके विरोध में आंदोलन कर रहे थे। तो इन सबसे बाहर निकलकर अगर संविधान सभा में उनको रोल मिल जाएगा तो समस्याएं होंगी। इसलिए फिर बाद में मजबूरी में डाला हो या स्वेच्छा से डाला हो, या भाई इतना लर्नर व्यक्ति और कोई मेरे पास नहीं था जो पूरे संविधान के एक एक प्रावधान और एक एक आर्टिकल के एक एक सब आर्टिकल और क्लॉज पर चर्चा कर सकता। B.R. अम्बेडकर से पहले बेनेगल नरसिम्हा राव यानी B.N. राव भारतीय संविधान के मसौदे को देख रहे थे। उन्होंने ही संविधान सभा का पहला मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया था। 1946 में B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान का पहला मसौदा यानी ड्राफ्ट भी उन्होंने ही तैयार किया था, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए B.N. राव ने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया। वहां उन्होंने कानून के विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया। भारत के संविधान निर्माण में भूमिका के लिए उन्हें संविधान के अदृश्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद B.N. राव संविधान निर्माण की एक नई भूमिका में आ गए। एनोमली ये क्रिएट हो गई थी कि पहले सिद्धांततः B.N. राव जब संविधान बना रहे थे तो डोमिनियन ऑफ इंडिया का संविधान अलग बन रहा था और स्वायत्त संविधान अलग बन रहे थे प्रोविंस ये इनके प्रिंसली स्टेट्स के। अब वो फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा था प्रिंसली स्टेट्स क्या करें, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के बीच में पहले तो एक्सेशन हुआ, फिर कोविडेंट साइन हुए, वो प्रक्रिया चल रही थी। तो हुआ ये कि पहले एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का काम था कि वो प्रिंसली स्टेट्स के संविधान बनवाएगा। वो सफल नहीं हुए, तो उसके बाद M.K. मेलोडी कमेटी एक बनाई गई। वो कमेटी ने एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कौन देखेगा, तो वो B.N. राव देखने के। तो B.N. राव को फिर यहां से हटाया गया कि भाई ये प्रोविंसेस के संविधान कैसे बनेंगे इसको देखो, और इधर हमें ड्राफ्टिंग के लिए एक प्रॉपर कमेटी चाहिए थी। केवल B.N. राव एडवाइजर नहीं चाहिए था, प्रॉपर कमेटी चाहिए थी। 15 अगस्त 1947 को देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन देश को भौगोलिक रूप से और संवैधानिक रूप से एक करने के लिए एक लंबी जद्दोजहद से गुजरना था, जिसके लिए सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी क्षमताओं से प्रयास शुरू कर दिया।
और इन प्रयासों में उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी सरदार पटेल 565 रियासतों को एक करने में कामयाब हो गए। एक जगह कामयाबी नहीं मिली और वो थी कश्मीर। लेकिन कश्मीर का विषय सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संबंध था। दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान का निर्माण करने में जुट गए। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग।